मौर्य काल के इतिहास की जानकारी के संदर्भ में सिकंदर की सेनाओं के विध्वंस के युद्ध के बाद मध्य प्रदेश व बिहार में नंदवंश का राज्य गणानंद शासन कर रहा था और सिकंदर के आक्रमण के समय में जो देश में संकट पैदा हुआ उसका धनानंद का सौभाग्य यह रहा कि वह उस आक्रमण से बच गया तथा ऐसे समय में देश के विभिन्न भागों को एक शासन सूत्र में बांधकर चक्रवर्ती सम्राट के आदर्शों को चरितार्थ करने और शीघ्र ही राजनीतिक मंच पर ऐसे व्यक्ति के प्रकट की आवश्यकता पड़ी जिसे हम मौर्य शासकों के नाम से जानते हैं। और मौर्य राजवंश ने ही पहली बार मौर्य शासकों ने ही पहली बार भारत में राजनीतिक एकता व राजनीतिक शासन को स्थापित करने की शुरुआत की। तो मौर्य शासकों का जो समय काल रहा और मौर्य शासकों के इतिहास की जानकारी के स्रोत क्या है, सोर्सेज क्या है, जो हमें ये दर्शाते हैं कि मौर्य शासकों का इतिहास भारत में रहा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मेगस्थनीज कृत इंडिका पुस्तक, मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का दूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा और लंबे समय तक रहने के बाद मेगस्थनीज ने भारत के संदर्भ में इंडिका पुस्तक जो लिखी उसमें उसने यह वर्णन किया कि भारत में कभी अकाल नहीं पड़ता है, भारत लेखन कला से अपरिचित है, भारत में दो महत्वपूर्ण देवता हैं, हेराक्लीज जो कृष्ण हैं, डायोनोसियस जो शिव हैं की पूजा करते हैं, मार्ग निर्माण के लिए विशेष अधिकारियों को एग्रोनोमोई कहा जाता है और नगर प्रशासन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को एस्टिनोमोई कहा जाता था, जिसका विस्तृत वर्णन हमें मेगस्थनीज की इंडिका पुस्तक से प्राप्त होता है। मौर्य शासकों के इतिहास की जानकारी का सबसे प्रामाणिक आंखों देखा वर्णन जो है वह मेगस्थनीज की इंडिका पुस्तक से प्राप्त होता है, जिसे हम भारत का वर्णन या भारत का विवरण भी कह सकते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो है कौटिल्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य, तीनों एक ही व्यक्ति के नाम थे जिसे भारत का मैकियावली कहा जाता था। कौटिल्य, चाणक्य जिनका मूल नाम विष्णुगुप्त था, कौटिल्य ने ही मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य को नंद शासकों के विरुद्ध संगठित और शक्तिशाली बनाया ताकि वे भारत में एक राजनीतिक सत्ता को स्थापित कर सके। कौटिल्य का अर्थशास्त्र पुस्तक जो है वह मौर्य शासकों के इतिहास की जानकारी प्रदान करने में या मौर्यकालीन प्रशासन की संपूर्ण जानकारी जो हमें मिलती है वह कौटिल्य के अर्थशास्त्र पुस्तक से प्राप्त होती है, जिसमें उन्होंने राज्य के सप्तांग सिद्धांतों की विचारधाराओं का उल्लेख किया है, जैसे स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड तथा मित्र। ये जो सप्तांग अंग थे, 7 अंग जो थे राज्य की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए, सप्तांग या 7 अंगों की जो मुख्य आवश्यकता थी वो हमें यह दर्शाती है। शासन के प्रबुद्ध निरंकुशतावादी बात भी की गई है और इस पुस्तक में गुप्तचर प्रथा पर काफ़ी बल दिया गया था। अगला जो क्रम है वो देखा जाता है विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस। इस बात की जानकारी मिलती है, इस मुद्रा राक्षस से नाटक से हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के साथ मिलकर गणानंद की हत्या की थी, जो संस्कृत भाषा में लिखा गया प्रथम जासूसी ग्रंथ था। मौर्य शासकों के इतिहास की जानकारी हमें पुराण साहित्य से प्राप्त होती है। पुराणों का अंतिम संकलन गुप्त काल में हुआ, परंतु मौर्य वंश के ऐतिहासिक वंशावलियों की जानकारी हमें पुराण साहित्य से प्राप्त होती है, क्योंकि मौर्य शासकों ने 137 वर्षों तक जो शासन किया उसकी जानकारी भी हमें पुराण साहित्य से प्राप्त होती है। और पुराणों में भी मुख्य रूप से विष्णु पुराण जो है
जो हमें इस प्रकार की ऐतिहासिक जानकारी मौर्य शासकों के संबंध में प्रदान करता है। अगले जो साहित्य हैं, दीपवंश और महावंश, यह इस श्रीलंकाई या सिहलदीस से इस बात की जानकारी मिलती है कि अशोक ने राजगद्दी को प्राप्त करने से पूर्व अपने 99 भाइयों की हत्या की थी और हत्या के बाद ही सम्राट अशोक मौर्य शासक हुआ था। इसकी जानकारी हमें दीपवंश और महावंश जो हमें श्रीलंकाई से प्राप्त होती है, श्रीलंकाई साहित्य है जिससे हमें सम्राट अशोक के जीवन और सम्राट अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म का जो प्रचार सिंहलद्वीप में किया गया, इसकी भी जानकारी हमें इसी दीपवंश और महावंश साहित्य से प्राप्त होती है। अगर हम पुरातात्विक साहित्य या पुरातात्विक साक्ष्य की बात करते हैं तो उत्तरकालीन पालिशदार मध्य भांड, जिनका सर्वप्रथम प्रयोग बौद्ध युग में हुआ और बड़े पैमाने पर मौर्य काल में इनका उपयोग किया गया था। और हम जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य शासकों में जो जैन धर्म के समर्थक थे और सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, अहिंसा का पालन किया कलिंग विजय के बाद, और उसके बाद वो बौद्ध धर्मावलंबी बन चुके थे। आहत मुद्रा भारत की ज्ञात जो प्राचीन मुद्रा है जिसे पंच मार्क्ड सिक्के कहा जाता है, इनका सर्वप्रथम उपयोग जो किया गया था वह 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में बौद्ध युग के समय में हुआ था, परंतु बड़े पैमाने पर इनका बड़े पैमाने पर जो उपयोग किया गया है वो मौर्य काल में किया गया था। और मौर्यकालीन चांदी की जो आहत मुद्रा थी जिसे पण या कारशापन कहा जाता था, और तांबे की जो आहत मुद्रा थी उसे माशक या कांकणी कहा जाता था। अभिलेखों में अगर हम बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य के अभिलेख, सोहगोरा अभिलेख गोरखपुर जिला उत्तर प्रदेश में, जिसमें अकाल की परिस्थितियों के बारे में मौर्य शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में महास्थान अभिलेख बोगरा जिला बांग्लादेश के अंदर है, जिनसे हमें चंद्रगुप्त मौर्य के अभिलेखों की जानकारी प्राप्त होती है। रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, जिसको शक वंश का सबसे महान शासक जो था रुद्रदमन, उसने जिस जूनागढ़ अभिलेख को लगवाया था, काठियावाड़ गुजरात के अंदर गिरनार जूनागढ़ में लगा हुआ है। संस्कृत भाषा में जारी किया जाने वाला यह प्रथम अभिलेख था और इस अभिलेख से हमें सुदर्शन झील की जानकारी प्राप्त होती है, जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के अधिकारी पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था। और सुदर्शन झील के निर्माण के बाद पुनर्निर्माण जो किया गया था वो अशोक के समय में यवनराज तुषास्क के द्वारा, रुद्रदमन के द्वारा सुविशाख के समय में किया गया, और स्कंदगुप्त के समय में चक्रपालित ने इन जिलों का पुनर्सुधार करवाया था। अब अगर हम अभिलेखों की बात करते हैं तो अभिलेखों में सबसे ज़्यादा अभिलेख जो थे वे सम्राट अशोक के मिलते हैं, क्योंकि अशोक के बारे में यह कहा जाता है कि उन्होंने अपनी नीतियों या सिद्धांतों का प्रचार अभिलेखों के द्वारा किया, और विश्व में सबसे ज़्यादा अभिलेख जो लिखे गए 84,000 अभिलेखों का निर्माण करने वाला अशोक को उपमा दी जाती है। इसलिए सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ उत्तर प्रदेश और टोपरा अंबाला हरिद्वार से प्राप्त किया अशोक के अभिलेखों को। सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला जेम्स प्रिसेस था, जिसने ब्रह्मी लिपि में खुद दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ा। अशोक के अभिलेख 4 लिपियों में है, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपि में लिखे गए थे। ब्राह्मी लिपि, जिसे सामान्यतः बाएं से दाईं ओर लिखा जाता है, खरोष्टी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखे जाने वाली लिपि, और खरोष्टी लिपि में ही मानसेहरा हजार जिला पाकिस्तान में, शहबाजगढ़ी पेशावर पाकिस्तान में इनके द्वारा अभिलेख लिखे गए थे। ग्रीक तथा अरमाइक में कंधार से प्राप्त लघु शिलालेख हैं। गोमुत्रिका और वस्त्रोफेदन शैली में टोरगिडी कर्नूल आंध्र प्रदेश से प्राप्त अभिलेख हैं, जो सम्राट अशोक के समकालीन होने का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। अपने शासन काल में प्रारंभ से 8वें वर्ष में कलिंग का युद्ध हुआ 264 ईस्वी पूर्व में।
13वें वर्ष में दम्म महापात्र की नियुक्ति की गई 256 ईस्वी पूर्व में। 14वें वर्ष में कनकी मुनि नेपाल में स्फूर्त को 2 गुना करने का आदेश दिया गया। 20वें वर्ष में रम्मीदुई लुम्बिनी की यात्रा, जहाँ पर धार्मिक कर को समाप्त किया गया। अनेक वृहद शिलालेख एवं उनके विषय में प्रयुक्त जो भाषा थी वो प्राकृत थी, तथा सम्राट अशोक के जो अन्य शिलालेख थे जिसमें प्रथम जीव हिंसा निषेध था, 3 प्राणियों को छोड़कर 2 मोर 1 हिरण और 2 पक्षी 1 पक्षु सदैव हिरण नहीं, बाद में तीनों नहीं मारे जाएंगे। द्वितीय जो अभिलेख था वृहद अभिलेख पड़ोसी राज्यों की सूची थी। तृतीय अभिलेख में प्रादेशिक रज्जुक द्वारा 5-5 वर्ष पर क्षेत्र का दौरा और उज्जैन और तक्षशिला 3-3 वर्षों में। 5वें शिलालेख में 13वें में धर्म महामात्र की नियुक्ति, 6ठे में राज्य की गतिविधियों, 13वें अभिलेख में कलिंग विजय युद्ध, आवटिक जातियों को कड़ी चेतावनी तथा अपने समकालीन 5 विदेशी राज्यों की जानकारी जो प्राप्त होती है वह सम्राट अशोक के 13वें अभिलेख में प्राप्त होती है। और इनमें भी 12वां अभिलेख जो था जो धार्मिक सहिष्णुता के प्रति सम्राट अशोक की नीति को महत्व देता है। तुर्मय मिस्र के शासक टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस, अत्तेकिन मैसेडोनिया का शासक एंडिगोनस गोडाटस, मगस सीरिन का मगस, अलेक्सुंदर एपिरस का अलेक्जेंडर, अंतियोस सीरिया का शासक एंटिकोयस द्वितीय थियोस। कुछ महत्वपूर्ण शिलालेख जो थे जो सम्राट अशोक के समय में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। मास्की कर्नाटक के रायचूर जिले में, जिसमें देवानामप्रिय शब्द का उपयोग किया गया है। गुर्जरा मध्य प्रदेश के दतिया जिले में, जिसमें सम्राट अशोक के लिए प्रियदर्शी शब्द का उपयोग किया गया। और इन दोनों अभिलेखों से सम्राट अशोक के नाम की जानकारी प्राप्त होती है। कंधार से प्राप्त द्विभाषी अभिलेख जो है जो ग्रीक और अरेमाइक लिपि में प्राप्त होता है, जिसमें पशुधन के खिलाफ सम्राट अशोक के द्वारा महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की गई थी। और इसी क्रम में अगर हम बात करते हैं भाब्रू अभिलेख मध्य प्रदेश व राजस्थान की सीमा पर स्थित जयपुर में मगध के शासक के होने की पुष्टि हमें भाब्रू अभिलेख से प्राप्त होती है, सम्राट अशोक के जीवन से संबंधित, जिसमें राजा का नाम प्रियदर्शी राजा मगध रखा गया था। इसमें बौद्ध धर्म का निचोड़ है। स्तंभ शिलालेखों में अगर हम सम्राट अशोक के स्तंभ शिलालेखों की बात करते हैं तो सभी प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। रुक्मणी दई तथा गिलिया सागर से प्राप्त स्तंभ लेखों को स्मारकीय स्तंभालिखी अभिलेख भी कहा जाता है, जैसे कि सांची, सारनाथ तथा कौशाम्बी से प्राप्त अभिलेखों को संघभेद अभिलेख की उपमा दी जाती है। सम्राट अशोक के महत्वपूर्ण शिलालेखों की अगर हम बात करते हैं तो सारनाथ का सिंह अभिलेख, जिसमें मौर्य मूर्तियों में सबसे विख्यात और प्रशस्तित थी। इसकी चौकी पर 4 पहिए या धर्मचक्र के प्रतीक हैं। उनके बीच में हाथी, बैल, अश्व और सिंह हैं। चौकी की पीठ पर 4 सजीव सिंह चारों दिशाओं में मुंह किए हुए खड़े हैं। इन स्तंभों में सिंहों के ऊपर एक बौद्ध चिन्ह है जिसे हम धर्मचक्र के नाम से जानते हैं, जिसमें 32 तीलियां लगी हुई हैं। अशोक और दशरथ के गुहा अभिलेख। अशोक बारबर की पहाड़ी पर 4 गुफा अभिलेख जो लिखे गए थे, कर्णचौपार, सुदामा, विश्व जोपड़ी और लोमेश ऋषि। दशरथ नागार्जुन की पहाड़ी पर 3 गुहा अभिलेख लिखे गए थे, गोपी, बहियक और बड़ीदिया। दोनों पहाड़ी बोध गया के आमने सामने हैं। दोनों ने अपनी गुफा आजीविका को भेंट कर दी थी और आजीविक मत का संस्थापक मक्खली गोशाल था। कर्म के सिद्धांत की अवहेलना करते थे। कौशाम्बी लोशिताराम मठ, कुशीनगर में राणा भार सपूत, सारनाथ में दम्मेक अभिलेख और श्रावस्ती में सहेत महंती। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख प्राकृत भाषा में है और ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन पत्थर की पहाड़ियों पर चट्टानों के द्वारा किया गया था।